सर एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाओ, उसके बाद हम करेंगे। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर कैपिटल चार, तो इसको हाईलाइट कर देंगे कि ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। ये हाईलाइट करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के कभी पहले प्रीवियस ईयर दे देंगे तो बस फ्लो में ही उल्टा कर बैठोगे। तो 4 लाख से 5,25,000 शेयर्स इशू हुए हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% को हाईलाइट कर देंगे। 550 से 4 लाख हो गए तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो भी, अगर रिजर्व बढ़ रहा है, बढ़ने का रीजन होता है आपने ट्रांसफर करा, इट विल बी ट्रीटेड लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व्स, वो ऑपरेटिंग का पॉइंट रहता है। कम हुआ है तो डिबेंचर्स रिडीम हुए होंगे, तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि दोनों में 1 लाख है। ओपनिंग बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस भी, मतलब ना तो आपने कोई नया रिजर्व क्रिएट किया, अगर नया रिजर्व क्रिएट करा भी होता इट विल बी ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में माइनस करते थे इंक्रीज इन रिजर्व्स, यस और ऐड बैक करते थे, सॉरी ऐड बैक करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो वही ऐड बैक कर देंगे वहां पे ऑपरेटिंग। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इस केस में रिजर्व चेंज ही नहीं हुआ। 12% डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स कैरी एन इंटरेस्ट ऑफ 12%, 3 लाख से 4 लाख हुए डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। तो जो भी शेयर्स इशू हुए एट द एंड ऑफ द ईयर हुए, इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा? 4 लाख। अभी लॉजिक समझ आया डेट्स का? अगर वो नहीं बोलते तो हम अजम्पशन भी यही ले रहे होते कि द चेंजेस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं तो भी एट द एंड ऑफ द ईयर, रिडीम हो रहे हैं तो भी कुछ भी डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, बाय बैक हो रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया तो आपको कोई अजम्पशन नहीं लेनी। इंटरिम डिविडेंड, अब सर इसका रोल क्या था जो कि शेयर्स 31 मार्च को, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 15%। तो 15% सर किसका? 4 लाख का या 5,25,000 का? बेटा जो नए शेयर्स इशू हुए वो तो हुए ही एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा? 4 लाख। तो जो इंटरिम डिविडेंड पे किया जाएगा 4 लाख पे या 525 पे? 4 लाख पे। इतनी चीजों का ध्यान देना है कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि डिविडेंड कैलकुलेट किस पे करना है, तो यार वो तो बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड हुई कि ऊपर वाली लाइन में बता दिया ना कि जो भी शेयर्स इशू हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं। इसका मतलब नए शेयर्स तो बाद में बढ़े 31 मार्च को, उनको थोड़ी ना डिविडेंड दिया होगा, जो थ्रू आउट द ईयर थे डिविडेंड उनको दिया होगा। कोई डाउट? Preference shares were redeemed on 31st March 2022 at a premium of 5%. ध्यान से देखेंगे, very 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 important adjustment. Preference shares were redeemed, preference share capital 5,50,000 से 4 लाख हुई, तो रिडेम्पशन थी 1,50,000 के शेयर्स रिडीम हुए। शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन, एक तो डेट बताई उन्होंने 31 मार्च, इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर कितने शेयर्स रहे होंगे? 550। और जो रिडेम्पशन हुई एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑफ 5% मतलब एक्स्ट्रा पैसे दिए। प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपने उसको अपना बिजनेस एक्सपेंस दिखा रखा है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बना रहे होते तो आपने एक फाइनेंसिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग में दिखा रखा है, तो उसको ऐड बैक कर दे, रिवर्स करते ना कि इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऐड करते थे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लॉस है जो वो लॉस ऑन इशू, लॉस है ना ये प्रीमियम की वजह से, तो वहां ऐड होता है ऑपरेटिंग में, अगर ऑपरेटिंग कर रहे होते। अभी तो सर हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इवेंचुअली तो बेटा सब कुछ करोगे। तो यहाँ पे क्या रोल है इसका? आपने जब डिबेंचर्स रिडीम करे या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, तो अगर उस पर प्रीमियम है तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए आउटफ्लो उतने से बढ़ जाएगा, बस सिंपल।
12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। तो अगेन जो शेयर्स इशू हुए, बाय बोल रहे हो, बाय बाय, शेयर्स जो इशू हुए और डिबेंचर्स जो इशू हुए एट द एंड ऑफ द ईयर हुए, तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा? 3 लाख। तो कैलकुलेशन के लिए तीनों में हमारा क्या ओपनिंग बैलेंस यूज हो रहा है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए 31 मार्च को हुए। अब आराम से एक एक करके फिर से बात करते हैं। पहला आइटम था शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5,25,000 हो गए। इशू ऑफ शेयर्स है, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं है। तो पहला इनफ्लो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितने पैसे आए? 1,25,000। कोई भी डाउट? ओके। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं 10%। 10%, अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट है, बड़ा ही मजेदार एडजस्टमेंट है। चलो आता हूं मैं उस पर। जो क्लियरली मेंशन्ड है, पहले तो एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब जो उन्होंने क्लियरली दे रखे हैं। एक होती है इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड, हिडन एडजस्टमेंट। तो पहले एक्सप्लिसिट वाली डील करते हैं, जो हमें साफ साफ दिख रही हैं। शेयर्स इशू हुए, साफ साफ दिख रहा है, दिखा दिया। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए 550 से 4 लाख, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रिडीम हुए? 550 से 4 लाख। ये फेस वैल्यू होती है, बैलेंस शीट में फेस वैल्यू आती है। 550 से 4 लाख मतलब 1,50,000 के शेयर्स रिडीम हुए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। थर्ड पॉइंट, शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब आपने 5% एक्स्ट्रा दिए होंगे। 150 का 10% 15,000, हाफ हो जाएगा 7,500। तो जब आपने पेमेंट करी तो कितनी करी? 157,500। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन, तो ये सेकंड आइटम भी हो गया। इन सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट 15%। तो इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स किस रेट पे? 15%। इक्विटी शेयर्स, एडिशनल शेयर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर 4 लाख रहा होगा। तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा? 4 लाख पे। 4 लाख का 15% 60,000। इसकी कैलकुलेशन में कोई डाउट? ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर सिर्फ है, दे दिया। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए थे, वो दे दिए। 12% डिवेंचर्स वर इशूड, 3 लाख से 4 लाख हो गए, तो डिवेंचर्स भी इशू हुए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इनफ्लो फिर आउटफ्लो फिर इनफ्लो फिर आउटफ्लो, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आ रही है? नहीं कर सकते बेटा, आपको पहले सारे इनफ्लोज दिखाने होते हैं, फिर सारे आउटफ्लोज। तो इसीलिए मैंने वहां पे 1-2 लाइन छोड़ दी थी कि अगर आ भी जाए तो आप बीच में गैप छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कि आप जैसे आइटम आ रहे वैसे दिख रहा था मुझे कि ज्यादा इशू है ही नहीं, तो इसलिए मैंने 1-2 लाइन ही छोड़ी, और बीच में एक गैप भी रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप पहले पूरा ऊपर अपना मार्क कर दो, आई फॉर इनफ्लो, ओ फॉर आउटफ्लो। पहले दिखाओ सारे इनफ्लोज, फिर दिखाओ सारे आउटफ्लोज। बट इवेंचुअली उनके सामने जब आंसर आए तो सारे इनफ्लोज एक साथ, सारे आउटफ्लोज एक साथ, और पहले इनफ्लोज फिर आउटफ्लोज। ओके। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। कोई डाउट? लास्ट चीज 12%। 12% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने जो एडिशनल शेयर्स डिबेंचर्स इशू करे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4 लाख पे होगा या 3 लाख पे होगा? आप बोलेंगे पृथ्वी 3 लाख पे। तो इंटरेस्ट इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 3 लाख का 12 3 36। कोई भी डाउट? अब कैश फ्लो दिमाग लगाने वाली चीज तो है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। डायरेक्टली उन्होंने कोई चीज दे नहीं रखी होगी, बहुत सारी चीजें मतलब अंडरस्टैंडिंग पे होगी, मुश्किल नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ ना कि कंसंट्रेशन चाहिए, एंड दिस विल जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो सिर्फ फाइनेंसिंग की बात हो रही है ना, कि सोचो अभी तो आप एक्सट्रैक्ट डील कर रहे हो, अभी आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट डील कर रहे हो। जब आपको ऑपरेटिंग आई तो भी ज्यादातर ऑपरेटिंग से रिलेटेड बातें ही थी, जब इन्वेस्टिंग आई तो बातें सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स की हो रही थी।
जब फाइनेंसिंग आई तो बातें ही सिर्फ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की हो रही है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने तो पूरी बैलेंस शीट होगी, पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको फोकस किस पे करना है, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको फोकस किस पे करना है, जब फाइनेंसिंग कर रहे हो तो फोकस किस पे करना है। हर बारी पूरी पूरी बैलेंस शीट दिखेगी तो क्वेश्चन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये समझ आना चाहिए कि क्या अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहा हूँ उससे मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कोई लेना देना होगा, नहीं होगा, तो मुझे वो पॉइंट देखना ही नहीं जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहा हूँ। ऐसी जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहा हूँ, क्या मेरे नॉन करंट एसेट्स का कोई लेना देना होगा, नहीं होगा। तो ये समझ आना चाहिए कि फोकस एरिया क्या होगा जब जो एक्टिविटी कर रहे हो। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखा दिए, अब दिखा दिया सब कुछ, कुछ रह तो नहीं गया आपके हिसाब से, कुछ रह तो नहीं गया आपके हिसाब से, कुछ रह तो नहीं गया बेटा, आधे सब कुछ दिखा दिया हमने। पलश, आर यू देयर? डाउट है, अगर 12% डिबेंचर्स 31 मार्च 2021 को होते तो क्या होता? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। 12% डिबेंचर्स अगर 31 मार्च 2021 को कर होते हैं इशू। 31 मार्च नहीं, फिर होता 1 अप्रैल 2021। फिर क्या होता, क्योंकि 31 मार्च 21 तो पिछला साल हो जाता, तो 1 अप्रैल 2021 अगर लिखा होता तो मतलब स्टार्टिंग में ही डिबेंचर्स इशू हो गए, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता वो 4 लाख पे होता, 4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते 3 लाख की जगह। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया ना मैंने क्या बोला? अब आप बताओ कि क्या आपके हिसाब से सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो चुके हैं या अभी शायद कुछ है? जल्दी पास कर सकते हैं, नहीं पता तो होगा ये सर। ठीक है, आप बोलो। इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर अगर कोई डिविडेंड नहीं है, अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इनको भी देंगे, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन। बट अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, तो इक्विटी वालों को तो लास्ट में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज गिवन अ प्रेफरेंस। तो फिर वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो जाती है कि भाई अगर इक्विटी को दिया ना तो प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Since dividend has been paid on equity share capital, it is implied that dividend must have been paid on equity on preference shares as well. It is implied कि उन पे भी दिया ही होगा। ओके, समझ आया मैंने क्या बोला? सिंपल सी चीज, बट सर इतनी सारी सिंपल चीजें हैं ना कि सिर्फ 100 हुई हैं अभी तक। यही तो बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही यही है, तभी इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकता मैं, मतलब इससे ज्यादा स्लो में कभी चला ही नहीं। मैंने कैश फ्लो बहुत पढ़ाया है, इससे ज्यादा स्लो में कभी कैश फ्लो में नहीं चढ़ा, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, कोई जल्दबाजी नहीं। हर एक चीज अब्सॉर्ब करने का टाइम दिया गया आपको, फायदा उनका हुआ जिन्होंने साथ साथ उतना उतना अब्सॉर्ब किया, उतने उतने क्वेश्चंस करे। तो अब जब बड़े क्वेश्चन होंगे ना तो कोई नई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, एक भी नई एडजस्टमेंट्स ज्यादा छोटे क्वेश्चंस में होती हैं, एडजस्टमेंट ज्यादा छोटे क्वेश्चंस में होती हैं। चलो पहले मैं इसे क्लोज करूंगा। क्या है ये लास्ट चीज? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 12%, तो 10%। अब ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर्स की भी कोई डेट है, दे वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो
550 रहा होगा थ्रू आउट, तो 550 10%, 55,000। कोई डाउट? 55,000, कोई भी डाउट? नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होता है? इसको बोलते हैं कैश यूज्ड। ध्यान से देखेंगे, इफ द नेट रिजल्ट इज नेगेटिव, इसका मतलब आउटफ्लोज आर मोर, तो उसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 83। ओह जीसस, क्या खा गया मैं? जल्दी से देखते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। 83,500, 40, एक सेकेंड। इक्विटी शेयर्स 125, 125, डिवेंचर्स 1 लाख, 1 लाख, इंटरेस्ट 36, 36, interim dividend 15%, 15 fours are 60, 60, preference share capital 150, 5%, 157, 500, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। preference shares were redeemed 31st March, preference shares were redeemed 31st March, इसमें कोई गलती नहीं है। 55, 50, 10%, 55, ये भी ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 125, डिबेंचर्स इशू करे 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स आउटफ्लो 1, रिडेम्पशन है 150, 5%, 75, बिल्कुल ठीक है। डीआरआर का कोई लेना देना है नहीं। 12% डिबेंचर्स इशू हुए हैं 1 लाख, इनफ्लो दो ही हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोनों बिल्कुल ठीक है। interim dividend on equity shares 15%, 15 fours are 60, भी कोई डाउट नहीं हुई, जो एडिशनल शेयर्स हैं वो तो लास्ट में हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 55, 55 का 10 ही है। ऐसा कैसे? 225, ठीक है। 157 इंटरिम डिविडेंड 4 लाख का, इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 15% ही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% ही है, 36, डिविडेंड 10% ही है। तो फॉर कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा जी, $125, $150, debentures of 1 lakh were issued, preference shares कम हुए हैं, equity shares 125, Hmm. 150, 157, 500, 1 lakh, 3 to 1, 4 lakh, 4 to 5, 25, सब कुछ सही है यार आपका। इक्विटी शेयर 125 का, और क्या हुआ है, शेयर्स इशू हुआ है वो तो 125 हुए ही हैं, उसके हिसाब से 125 का इनफ्लो और हुआ है। कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, अगर होता तो होता। डीआरआर का कोई लेना देना है नहीं। इक्विटी शेयर्स इशूड, इंटरिम डिविडेंड ओके, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, तो 150 कम हुआ है। 12% डिवेंचर्स इशूड, डिवेंचर्स इशूड, एरर तो इसमें कोई नहीं है यार, मतलब
ये दिखा रहे हैं 120 इनफ्लो, मतलब 125 का डिफरेंस आ रहा है, तो 125 की एक और एक्टिविटी है जो कि यहाँ कोई है नहीं, तो देयर इज नो एरर apparently as such. डबल चेक कर चुके हैं, 4 से 525 125 फॉर्मूले में दे दिया ना सारा। So 83,500 से कम होना चाहिए। 83,500 से कम होना चाहिए तो सीट ले तब आएगा। फिर से बोलो। 83,500 से हमारा कैश यूज आ रहा है वो हम अगर से गुड डेट हो ना उतने में तब आएगा हमारा कैश। नहीं, 125 से अगर मैं ये बढ़ा दूं ना, ये जैसे मतलब वो तो बस ऐसी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो कि डिफरेंस कितना है, 125 से बढ़ेगा तो आएगा ये, तो बेसिकली देयर इज एन इनफ्लो ऑफ 125 मोर, तो एरर समवेयर की इन द क्वेश्चन और इन द आंसर, बट द एरर इज ऑफ 125 कि एक और इनफ्लो है 125 का जो कि नहीं है, मतलब सामने सामने दिख रहा है कि ऐसा कोई और इनफ्लो है नहीं। यही है जो है, तो कोई एरर होगा तो दिख जाएगा हमें, आपने ऐसे ही करना है जैसे आपको करके दिखाया है, इसमें अपेरेंटली कोई एरर है नहीं आंसर में, बट स्टिल कोई होगा तो हमें पता चल जाएगा। आपने क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ऐसे ही रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही रहेगी, प्रोसीड्स हमें ऐसे ही दिखाने हैं। ओके, ध्यान देंगे।